पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म हो चुकी है। इसके पहले हम आपको बताएंगे इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। एक अने मार्ग पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे राजभवन है। राजभवन बिहार में क्यों चर्चित रहता है, क्यों फेमस रहता है, चर्चा के केंद्र में क्यों रहता है बार बार, ये आप सभी दर्शक अच्छे से जानते हैं। राजभवन में कितनी बार नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं, तो उधर से कितना बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ लेकर पहुंचे हैं। बेहद नजदीक है। बिहार में एक बार फिर से चुनावी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। बिहार के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर बिहार में नीतीश कुमार ने 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। क्या सर्वे रिपोर्ट में आया है, क्या ऐसा नीतीश कुमार के हाथ में लग गया है कि कुछ बड़ा फैसला करने पर नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं? एक बैठक भी बुलाई गई है। बाबा, क्या कहिएगा, नीतीश कुमार क्या फैसला लेने जा रहे हैं? चर्चा तो ये है कि तेजस्वी यादव भी उधर तैयार है। क्या होने वाला है बिहार में? देखिए रत्न, इस जो परिस्थितियां बनी हैं इस देश की राजनीति की 2024 चुनाव के बाद, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि कहां उससे गलती हो रही है। जी। वो चीज आपको बिहार में बड़ी मजबूती से नजर आ रही होगी कि बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ग्रैब किया, दोनों हाथ से लपका और गिरिराज सिंह को भेज दिया है। गिरिराज सिंह ने अब तो यहां तक कह दिया है कि यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए एक अलग तरह का माहौल पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। इसके नतीजे क्या होंगे आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं, ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही 2013 में वो अलग हुए थे, ये भी सबको पता है। यानी कि लगभग 10 साल के बाद एक बार फिर से माहौल उसी तरह का बना है, जिस माहौल से निकल करके नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी, जो 1990 में उनके सबसे परम प्रिय मित्र हुआ करते थे, गार्जियन हुआ करते थे, लालू प्रसाद के साथ चले आए थे। आज चर्चाएं तो खूब हो रही हैं, कोई दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो पाला नहीं बदलेंगे, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन सारी परिस्थितियों के साथ साथ जो चीजें नजर आ रही हैं वो कहानी कुछ और कह रही है। अभी आपने सीट शेयरिंग का समझौता देखा होगा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से देश के अलग अलग जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां से क्या फीडबैक आ रहा है, मैं सभी बातें बताऊंगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है बिहार और झारखंड को लेकर के, महाराष्ट्र की बात मैं करूंगा क्योंकि महाराष्ट्र में भी परिस्थितियां बहुत दूसरे तरफ शिफ्ट कर रही हैं। अभी जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसी से हम शुरुआत कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास 105 सीट है, जो पिछले चुनाव में 2019 में उसे आए थे। 44 सीटें कांग्रेस के पास है, 56 सीटें शिवसेना के पास आई थी और एनसीपी के पास 54 सीटें थी। इंडिपेंडेंट 13 थे और एक अदर के पास गया था। यानी कि इसके आधार पर 2019 में सरकार बनी थी, जिस सरकार के मुखिया के रूप में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जैसे बिहार में है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वो स्क्रू ड्राइवर है, जो सलाई रिंच नहीं होता है, जो हर रिंच के जगह पर काम में लाया जाता है। नीतीश कुमार वो सलाई रिंच है और भाजपा इस बात को समझ रही है। उद्धव ठाकरे सबसे पुराने एलाइज पार्टनर हैं। जब नीतीश कुमार भी नहीं थे तब भी उद्धव ठाकरे राम मंदिर के मुद्दे पर और अन्य मुद्दे पर उनके पिताजी लगातार समर्थन किया करते थे भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि दोनों का एजेंडा एक जैसा था। अब जो परिस्थिति बनी है कि सरकार किस तरह से बनी और बिगड़ी, ये दुनिया जानती है। देश के लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उलट पुलट करके सरकार बनाई थी और अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुई। तो अंततः हारा हुआ बच्चा क्या करता है, ढोणी टोता लेकर ढोणी टोला, हम लोग यहाँ वो कहावत है भोजपुरी में। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पीछे पीछे चल रही थी, अब शिंदे के पीछे चल रही है। यानी कि पेड़ पर से गिरे, ताड़ पर से गिरे, खजूर पर अटके वाली बात है। अब ऐसी स्थिति में इस चुनाव में जब घोषणा हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि शिंदे को टरकाया जा सकता है।
अक्सर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करती है और खुल के कहती भी है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर लेंगी। शिंदे पर यह दबाव है और यही कारण है कि वहां से जो जानकारी मिल रही है कि फडणवीस जो वहां के उप मुख्यमंत्री भी हैं और महाराष्ट्र के राजनीति में उनका एक कद भी है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि फडणवीस उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है। यानी कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे की बातचीत में आप समझ सकते हैं कि क्या बातें हुई होगी। दोनों दोस्ती तो निभा नहीं रहे होंगे, पुरानी बातों को का गिला शिकवा तो नहीं कर रहे होंगे, दोनों आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। यही ना हुआ बाबा होगा। एक चर्चा ये थी दिल्ली से जो खबर आ रही थी कि लगातार अमित शाह से इन सब की मुलाकात हो रही थी। शिवसेना के जो शिंदे गुट के लोग हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, ये लगातार जा रहे थे, मुलाकात इनकी जारी थी। तो ये मुलाकात के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या यही वजह है जो आप बता रहे हैं? देखिए, एक तरफ शिंदे को समझाने की कोशिश की जा रही है, शिंदे को दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने झारखंड में देखा, झारखंड में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटें अपने पाले में रख लिया 81 में से, और नीतीश कुमार को 2 सीट दे करके उनको टरका दिया, और नहीं तो उनके माथा पर तखैया का नाच करने के लिए चिराग पासवान को 1 सीट दे दिया। तो इसके मायने तो आप समझ ही सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला जो 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में पुनः वापसी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी यानी गुजरात लॉबी जो है उसको एक बार फिर से बल मिला, शक्ति मिली है। और हम पहले ही बता रहे थे, आपको याद होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, कांग्रेस वहां भद्दी पीट गई है, पीडीपी वहां समाप्त हो गई है, तो बचा तो भारतीय जनता पार्टी बची और वहां की जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बची है। अब इन दोनों का ही वहां वर्चस्व है। हरियाणा में दूर दूर तक कहीं विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। जो पहले लोकसभा में हुआ करता था कांग्रेस, मैंने एक तरह समझिए कि उसके पास इतना भी संख्या नहीं होता था कि विपक्ष का नेता बन सके। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब आगे की रणनीति के लिए अपने हाथ में और मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। इसके लिए आप बिहार और झारखंड की बात समझ सकते हैं, और ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार समझ गए हैं। तो दूसरे खेमे में भी समझिएगा कि 99 सीट लाने के बाद कांग्रेस भले ही हरियाणा हार गई हो, जम्मू कश्मीर में उसके रिजल्ट बढ़िया नहीं हुए हों, लेकिन कांग्रेस को भी लगता है कि अब वो अपना आधार पाने में सफल है। यानी कि देश के चुनाव में 99 सीट आने का मतलब है 100 से 1 ही सीट न कम है, और उसके गठबंधन के लोगों के पास भी 240 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में वो समझ रही है कि उसके पास बहुत कुछ आ गया है, और धीरे धीरे अपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है अपने साथियों के साथ, उसी तरह का वो करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि झारखंड में आप देखिएगा कि क्या कुछ हुआ है। झारखंड के अलावे आप चले जाइए महाराष्ट्र में, वहां भी कांग्रेस और एनसीपी, उद्धव ठाकरे जो महाविकास अघाड़ी बना था, जिसकी सरकार चला रहे थे लोग, महाविकास अघाड़ी में भी अब ऐसा लगता है उद्धव ठाकरे को कि उनको अधिक सीट चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि हम मजबूत हुए, हमको सीट चाहिए। तो एनसीपी को, शरद पवार को लगता है कि भैया हम तो सीनियर हैं तो हमको भी चाहिए। वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में मारामारी चल रही है। इसी बीच में उद्धव ठाकरे का जो चर्चा हो रहा है कि वो फडणवीस से मुलाकात उनकी हो रही है इंटरनली, इसका भी असर पड़ रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो झारखंड में आपने देखा कि जिस तरह से 70 सीटें आपस में बांट करके बिना तेजस्वी यादव से पूछे, यहां तक कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करना तक उचित नहीं समझा, तो इसके मायने आप क्या समझ सकते हैं? आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि कांग्रेस भी अब चाहती है बिहार में जिस तरह से लालू प्रसाद डोमिनेट करते हैं, जिस तरह की चर्चा हम कल भी कर रहे थे, आपको याद होगा कि हमने चर्चा में कहा था कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को एकदम निरीह बना करके छोड़ दिया था लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने। उसी तरह से कांग्रेस झारखंड में, बिल्कुल उसी तरह से झारखंड में कांग्रेस ने और जेएमएम ने मिल करके लालू प्रसाद को निरीह बना दिया, क्योंकि दोनों के साथ धोखा हुआ है। कभी शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, उनके साथ भी छल हुआ था। हेमंत सोरेन के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि वो भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें नहीं मौका मिला। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र का जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो बहुत अच्छा नहीं है दोनों गठबंधन के लिए। हार जीत का फैसला होगा तो बहुत ही कॉन्टेस्ट जो है कड़ा होगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं
कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों 2025 के चुनाव के लिए, क्योंकि एकमात्र चुनाव 2025 में बिहार का है जिस पर सभी का फोकस है, और नीतीश कुमार से लेकर के तेजस्वी यादव तो दो चेहरे मुख्यमंत्री के हैं, एक उस खेमे से एक इस खेमे से। अभी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार यदि उनके साथ आते हैं तो वो अपना सीएम वाला जो ख्वाब है उसको फिर से ठंडे बस्ते में रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा खेल 30 दिनों के बाद, हम बार बार बता रहे हैं, अगर होना शुरू हो जाए बिहार में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गिरिराज सिंह वाला मैटर आपने देख ही लिया। सीट शेयरिंग के समझौते पर नीतीश कुमार को बैकफुट पे लाया जा रहा है, और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है, न उनके शर्तों पे सीट का शेयरिंग का समझौता करेगी, क्योंकि चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि फाइटर बना करके उनको सामने रखना और इन लोगों से डिमांड करवाना। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को जहां झारखंड में दिया गया, वहीं हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को उनकी सीट इमामगंज दे करके कहीं ना कहीं उनको इनको बैकअप किया गया है। तो ये सारी क्या बता रही हैं ये चलिए अभी तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन 2025 में कैसे ये लोग को मनाया जाएगा? उन्होंने कहा कि आप चलिए झारखंड में हमको नहीं दे रहे हैं तो बिहार में तो इनका कद बढ़ जाएगा 2025 में, ऐसे में एनडीए में भी सीट फटोबल हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रत्नेश, आप लगातार इस बात को भी देख रहे होंगे कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इंटरनल मीटिंग चल रही है, तो वहीं नीतीश कुमार भी इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं, और इस मीटिंग के मायने क्या निकाले जाएं? 4 सीटों के लिए तो इतना मारामारी नहीं होगा। आगे आने वाले चुनाव के लिए भविष्य की तैयारियां हो रही हैं, उसमें दोनों की प्रतिष्ठा जो दांव पे फंसी हुई है, और नीतीश कुमार के बारे में जो हम बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि खुद तो जीवित रहें, लेकिन जिसके सहारे वो जीवित हैं यानी राष्ट्रीय जनता दल, वो भी जीवित रहे। राष्ट्रीय जनता दल अगर जीवित रहेगी, मजबूत रहेगी, तो नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री बने रहना आसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए भी, और अगर जरूरत पड़ी तो उधर जाकर के मुख्यमंत्री बनने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये कहानी चल रही है, सर्वे करा लिया गया है दोनों तरफ से, और नीतीश कुमार भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि आने वाले वक्त में हमें क्या फैसला लेना है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन लगातार चर्चा गर्म में हम बाबा के साथ खबर करते हैं, जुड़ते हैं, और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि बिहार के राजनीति में चल क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, देखते रहिए भारत लाइव, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।